दोस्तों इमेजिन कीजिए कि किसी भी व्यक्ति की किसी लड़की के साथ में शादी तय होती है। लड़की उसको बेइंतहा पसंद आ जाती है। उसके बाद में ये दोनों बातचीत करना शुरू करते हैं। फ़ोन पर एक दूसरे से जब बातचीत करना शुरू करते हैं तो बातचीत भी वो लड़की बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करती है। यानी बातचीत के मामले में भी इस लड़के को वो लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। उसके बाद में शादी होती है और शादी की जब पहली रात होती है और इमेजिन करिए कि वो दूल्हा उस कमरे के अंदर घुसे तो वो देखे कि उसकी जो नई नवेली दुल्हन है ये फ़ोन पर किसी से ठट्ठे मार मार कर बात कर रही है, यानी हंसी के ठहाके मार कर बात कर रही है। और ये सामने से जो फ़ोन कर रहा है ये व्यक्ति कोई रिश्तेदार या फिर कोई भाई या फिर कोई कज़िन नहीं है, बल्कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड है। और ये लड़की सुहागरात वाली रात को ये बात खुद अपने हस्बैंड को बताए। लड़का जैसे तैसे मामला शांत कर कर उस लड़की के नज़दीक जाने की कोशिश करे, लेकिन उसके बाद में वो लड़की उसको धमकी दे कि देखो अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश भी की या फिर मेरे नज़दीक ज़रा भी आया या तुमने मुझे छूने की भी कोशिश की तो फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये लड़का फिर भी उसके साथ में 1 महीना तक रहता है, जैसे तैसे सिचुएशन को हैंडल करता है। यकीन मानिए दोस्तों, उसके 1 महीने के बाद में इस लड़के के साथ में जो होता है, इस पूरी कहानी के ट्विस्ट एंड टर्न्स को जब आप लोग समझेंगे तो आप लोग अपने कानों पर हाथ रखेंगे। आप लोग को विश्वास ही नहीं होगा कि आखिरकार इस लड़के का कसूर क्या था और इसको इसके किए की क्यों सज़ा मिली जो इसने किया ही नहीं था। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस कहानी की शुरुआत होती है तेलंगाना से, और तेलंगाना में एक जगह लगती है गढ़वाल, और इसी गढ़वाल के अंदर आता है राजीव नगर। यहीं पर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम तेजेश्वर है। तेजेश्वर जो कि ज़मीन सर्वेक्षण का काम किया करता था, यानी सर्वेयर का काम। तेजेश्वर की उम्र हो चुकी थी तो इसके घर वालों को इसकी शादी की भी चिंता होने लगी। रिश्तेदारों की मदद से घर वालों ने आखिरकार तेजेश्वर के लिए एक लड़की को ढूंढ निकाला जो कि रहने वाली थी आंध्र प्रदेश के कुन्नूर ज़िले के करनूल की, और इस लड़की का नाम ऐश्वर्या था। ऐश्वर्या देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और साथ के साथ इसका बातचीत करने का जो लहजा था ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। लिहाजा तेजेश्वर और ऐश्वर्या की मुलाकात करवाई जाती है। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और उसके बाद में आखिरकार इन दोनों की एंगेजमेंट कराने का समय आ जाता है। दोस्तों एंगेजमेंट का जो दिन आया था उस दिन लड़की की तरफ से भी बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे और लड़के की तरफ से भी बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे। एंगेजमेंट की तैयारियां चल रही थी कि इसी बीच में लड़के पक्ष का एक रिश्तेदार जो होता है वो लड़के के पिता के पास पहुंचता है। एंड लड़के के पिता के पास पहुंचने के बाद में वो उस लड़के के पिता से कहता है कि तुमने अपने बेटे का रिश्ता जिस लड़की के साथ में तय किया है, मुझे नहीं लगता है कि वो लड़की तुम्हारे लड़के के लिए परफेक्ट है। दरअसल उस लड़की का जो कैरेक्टर है ये अच्छा नहीं है। दरअसल लड़के के ये जो रिश्तेदार थे ये उसी लड़की के नज़दीक रहा करते थे और उन्हें इस लड़की के बारे में भली भांति पता था। इसलिए वो लगातार लड़के के पिता यानी तेजेश्वर के पिता से ये कह रहे थे कि ये जो रिश्ता है ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, बेहतर यही होगा कि तुम लोग इस रिश्ते को तोड़ दो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि रिश्ता ऑलरेडी पक्का हो चुका था। रिश्ता उस मुकाम पर पहुँच चुका था कि जहाँ से रिश्ते को तोड़ पाना एक तरीके से बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क होता है। लेकिन उसके बावजूद भी लड़के के जो पिता होते हैं, लड़के की जो माँ होती है, एक बार तेजेश्वर को ये बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे फला फला रिश्तेदार हैं और वो लड़की के बारे में इस तरीके की बात बता रहे हैं। तेजेश्वर कहता है कि जो लड़की है ये बिल्कुल अच्छी है, नीट है, क्लीन है, उसकी आदत बहुत अच्छी है, उसका नेचर भी बहुत अच्छा है, और अगर फिर भी तुम एक बार ये कह रहे हो तो एक बार मैं लड़की से एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लूँगा। उसके बाद में जो तेजेश्वर होता है उस लड़की ऐश्वर्या से बात करता है। बात करने के बाद में कहता है कि ऐश्वर्या तुम्हारे कैरेक्टर पर कुछ इस तरीके के सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। तो जो लड़की थी ये पूरी तरीके से उस तेजेश्वर को कन्विंस करती है। वो कहती है कि जब दो लोगों के रिश्ते जुड़ते हैं तो उसके बाद में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जलत में रिश्ता तोड़वाने का काम करते हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम भी लोगों की ना सुनो और मैं भी लोगों की ना सुनो। तेजेश्वर जो था वो उस लड़की ऐश्वर्या की बात मान जाता है और कहता है कि लड़की अगर कह रही है तो इसमें पूरी तरीके से सच्चाई होगी। तेजेश्वर उसके बाद में ऐश्वर्या से कहता है कि मैं किसी भी के कहने में आकर ये रिश्ता तोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम भी अपने कान पक्के रखो और मैं भी अपने कान पक्के रखूँगा। उसके बाद में ये दोनों फ़ोन कट देते हैं और बात जो थी वो लगातार चलती रहती है। और दोस्तों उसके बाद में शादी की डेट फिक्स हो जाती है 18 मई साल 2025। 18 मई साल 2025 शादी की डेट फिक्स हुई थी, लेकिन शादी की डेट से 2 दिन पहले ही ये जो लड़की ऐश्वर्या थी अपने घर से अचानक से गायब हो जाती है। अब जब लड़की गायब होती है तो यहाँ पर तेजेश्वर और उसकी फैमिली को चिंता होती है कि लड़की कहाँ चली गई। उसके बाद में तेजेश्वर को लगता है कि लड़की के बारे में जो बातें लोगों ने बताई थी शायद वो बातें सच हैं और शायद ऐश्वर्या जो है वो किसी के साथ भाग गई है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में अचानक से ये लड़की वापस आ जाती है। वापस जब ये लड़की आती है तो ऐश्वर्या के घर वाले तेजेश्वर के घर वालों को फ़ोन करते हैं।
एंड फ़ोन करने के बाद में कहते हैं कि तुम लोग शादी की तैयारियां करो। दरअसल हमारी जो बेटी ऐश्वर्या है ये घर वापस आ चुकी है। अब तेजेश्वर के घर वाले चिंतित होते हैं कि एक लड़की जो घर से भाग गई थी उसके साथ में हम अपने बेटे की शादी भला क्यों करा दें। लिहाजा जो तेजेश्वर होता है उस लड़की को कॉल करता है, क्योंकि वो हमेशा उससे कॉल पे बात किया करता था। जब वो उस लड़की को कॉल करता है तो लड़की से पूछता है कि तुम कहाँ भाग गई थी। तो लड़की बताती है कि मैं खुशी खुशी न किसी के साथ भागी थी और न मैं कहीं गई थी। दरअसल तुम्हारे घर वालों का मेरे घर वालों के ऊपर दबाव था कि उन्हें इतना इतना दहेज चाहिए, दहेज की डिमांड रखी जाती है। मैं नाराज़गी में भाग जाती हूँ, क्योंकि ना मेरी शादी मेरे घर वालों को करना पड़ेगी, ना उन्हें दहेज की डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। अब जैसे ही ये बात तेजेश्वर सुनता है तो वो अपने घर वालों से इस बात को लेकर विवाद भी करता है, जबकि घर वालों ने इस तरीके की कोई भी डिमांड नहीं रखी थी। और किसी तरीके से ये जो लड़की ऐश्वर्या थी ये तेजेश्वर को कन्विंस कर लेती है और उसके बाद में शादी की जो तैयारियां थी ये फिर से ज़ोरों शोरों के साथ में चलने लग जाती हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं तेजेश्वर के घर वालों को कुछ तो डाउट था, इसलिए तेजेश्वर के घर वाले तेजेश्वर से कहते हैं कि देखो सोच लो, एक बार फिर से सोच लो, ये लड़की घर से भाग गई थी और तुम ऐसी लड़की से शादी कर रही हो जो किसी के साथ में भाग गई थी। तो तेजेश्वर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लड़की सिर्फ और सिर्फ परेशान होकर भागी थी। लिहाजा तेजेश्वर के घर वाले तेजेश्वर को लाख समझाते हैं, लेकिन तेजेश्वर घर वालों की एक भी बात नहीं मानता है। उसके बाद में 18 मई साल 2025 को इन दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ में हो जाती है। तेजेश्वर अपनी पत्नी के साथ में सुहागरात मनाने के लिए जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचता है तो देखता क्या है कि उसकी जो पत्नी है ऐश्वर्या ये किसी से फ़ोन पर ठहाके मार मार कर बात कर रही है। तेजेश्वर उससे पूछता भी है तो ऐश्वर्या कहती है कि दरअसल मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ, लेकिन तेजेश्वर फिर भी इस बात को आई गई कर देता है और उसके बाद में ये अपनी पत्नी के पास में जाने की कोशिश करता है, उसके नज़दीक जाने की कोशिश करता है, उसके साथ में फिजिकल होने की कोशिश करता है। लेकिन जो ऐश्वर्या थी ये तेजेश्वर को रोक देती है और कहती है कि देखो मेरे नज़दीक ना आना, और अगर तुम मेरे नज़दीक आओगे तो तुम्हारे साथ में ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी। अब तेजेश्वर डर जाता है। उस दिन तो जो है ऐसे ही गुजर जाता है, उसके बाद में 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं। जब कभी भी तेजेश्वर अपनी पत्नी ऐश्वर्या के नज़दीक जाने की कोशिश करता तो या तो वो डरा धमका कर रोक देती या फिर बहला फुसला कर या फिर कोई बहाना बना देती। बहरहाल वो तेजेश्वर को एक भी बार अपने नज़दीक नहीं आने दे रही थी और ऐसा करते करते तकरीबन 1 महीने का लंबा अंतराल गुजर जाता है। लेकिन दोस्तों इस 1 महीने के दौरान तेजेश्वर ने ये चीज़ें बहुत अच्छे से नोट की थी कि उसकी जो पत्नी ऐश्वर्या है ये फ़ोन पर घंटों घंटों किसी से बातचीत करती है। यही सोच सोचकर तेजेश्वर परेशान रहता था। यानी तेजेश्वर के रिश्तेदारों ने तेजेश्वर और उसकी फैमिली को जो बातें बताई थी वो 100% सच थी। इस लड़की का कैरेक्टर अच्छा नहीं था और ये शादी के बाद अपने बॉयफ्रेंड से और ज़्यादा खुलकर बातचीत करने लगी थी। लेकिन तेजेश्वर अब करता तो क्या करता, एक तरफ समाज था, समाज का डर था, ऊपर से रिश्तेदारों ने बोला भी था, और अगर ये बात अब समाज के अंदर पहुंचेगी तो रिश्तेदार भी ताना मारेंगे कि हमने तुमसे कहा ही था कि लड़की अच्छी नहीं है और अब तुम बोल रहे हो कि ऐसा हो गया। लिहाजा तेजेश्वर जो था वो रिश्तेदारों के और समाज के डर से इस ज़िंदगी को जैसे तैसे जीता है। समय गुजरता रहता है और उसके बाद में तारीख आ जाती है 17 जून साल 2025, और इस 17 जून साल 2025 को अचानक से तेजेश्वर के घर पे एक गाड़ी आती है, जिस गाड़ी के अंदर 3 लोग बैठे हुए होते हैं। वो तेजेश्वर को बुलाते हैं और कहते हैं कि एक ज़मीन का सर्वे कराना है और तुम्हें सर्वे कर कर हमें उसकी रिपोर्ट सौंपनी होगी। क्योंकि तेजेश्वर का जो काम था ये ज़मीन सर्वेक्षण का ही काम था, इसलिए तेजेश्वर उन तीनों लोगों के साथ में बैठकर चला जाता है। शाम का वक्त हो जाता है, तेजेश्वर को अब तक लौट आना चाहिए था, लेकिन तेजेश्वर लौट कर नहीं आता है। जब तेजेश्वर लौट कर नहीं आता है तो घर परिवार वाले परेशान होते हैं, नंबर लगाते हैं, नंबर स्विच ऑफ बताता है। अब पूरी रात गुजर जाती है। अगले दिन सुबह को भागे भागे दौड़े दौड़े घर वाले पुलिस थाने पहुंचते हैं एंड पुलिस थाने पहुंचने के बाद में सारी ही बात सिलसिलेवार तरीके से पुलिस को बताते हैं। पुलिस इस पूरे मामले को दर्ज करती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। आस पड़ोस के तमाम लोगों से पूछताछ की जाती है, दुश्मनी का एंगल खंगाला जाता है, किडनैपिंग का एंगल खंगाला जाता है, लेकिन कहीं से भी पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता है और इस पूरे मामले के अंदर लगभग 6 से 7 दिन का लंबा अंतराल गुजर चुका था। लेकिन उसके बाद में अचानक से पुलिस के मुखबिर पुलिस को आके खबर देते हैं कि ये जो व्यक्ति तेजेश्वर था इसकी हाल फिलहाल में ही शादी हुई है। लेकिन शादी के बाद से इस घर के अंदर का जो माहौल था ये पूरी तरीके से बदल चुका था। घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो कहा सुनी में बदल गई थीं और तेजेश्वर और उसकी पत्नी के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं थे। अब ये बात जब पुलिस को पता चलती है तो पुलिस को कहीं ना कहीं ऐश्वर्या के ऊपर डाउट होता है, क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ ऐसे केसेस आए हैं, चाहे राजा रघुवंशी वाला केस हो या फिर सौरभ राजपूत वाला, कहीं ना कहीं पुलिस को इस पूरे मामले के ऊपर पत्नी के ऊपर ही शक जाता है। लिहाजा पुलिस वाले पत्नी से पूछताछ करते हैं।
लेकिन पूछताछ में कुछ ऐसा मिलता नहीं है जिससे पुलिस को पत्नी के ऊपर शक हो सके। उसके बाद में पुलिस वाले जो थे इस ऐश्वर्या की कॉल डिटेल्स निकालते हैं, और जब इसकी कॉल डिटेल्स निकालते हैं तो ये जो केस था ये पूरी तरीके से साफ हो जाता है। यानी अब इस केस की जो परत दर परत थी वो ताश के पत्तों की तरह खुलने लग जाती है। क्योंकि जब पुलिस ने कॉल डिटेल्स निकाली थी तो उस कॉल डिटेल्स में ये पता चला था कि ये जो ऐश्वर्या है ये पिछले 10 साल से एक लड़के से बात कर रही थी, और इससे एक नहीं बल्कि घंटों घंटों बात किया करती थी। अब पुलिस वालों को जब ये पता चलता है कि उस नंबर पर बातचीत हो रही है तो पुलिस वाले उस नंबर के बारे में डिटेल्स निकालना शुरू कर देते हैं कि ये नंबर किसका है। लेकिन इसी बीच में पुलिस को सूचना मिलती है कि तेजेश्वर के घर से 35 किलोमीटर दूरी पर एक नहर है, उसी नहर के अंदर एक डेड बॉडी मिली है। अब चूंकि तेजेश्वर भी गायब हुआ था, उसकी भी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी, इसलिए पुलिस वाले तेजेश्वर की फैमिली को भी बुलाते हैं। उसके बाद में उस डेड बॉडी की शनाख्त की जाती है। घर वाले जो थे वो शनाख्त कर लेते हैं, पता चलता है कि डेड बॉडी तेजेश्वर की ही है। अब यहाँ पर एक तरीके से चीज़ें साफ हो चुकी थी। जो पहले मिसिंग कंप्लेंट लिखाई गई थी अब वो सीधी सीधी हत्या के केस में बदल चुकी थी, और पुलिस वालों को चूंकि पहला शक ऐश्वर्या के ऊपर था, इसलिए पुलिस वालों को ये पता चलता है कि ऐश्वर्या की जो माँ सुजाता है उस सुजाता का भी जो कैरेक्टर है वो ठीक नहीं है, और उसी तरीके से ऐश्वर्या का कैरेक्टर भी कुछ ठीक नहीं है। अब दोस्तों पुलिस को ये तो कन्फर्म हो चुका था कि इसमें जो माँ बेटी है इनका कैरेक्टर ठीक नहीं है, लिहाजा पुलिस वाले अब इससे जो ऐश्वर्या थी इसकी कॉल डिटेल्स निकालते हैं तो पता चलता है कि आंध्र प्रदेश में रहने वाला एक व्यक्ति जो कि एक NBFC में मैनेजर है और उसका नाम है थिरुमाला राव, इसके साथ में ऐश्वर्या की घंटों घंटों बातचीत हुआ करती थी। लिहाजा पुलिस वाले ऐश्वर्या, थिरुमाला राव और उसके बाद में जो ऐश्वर्या की माँ सुजाता होती है इन्हें अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद में इनसे पूछताछ की जाती है तो ये लोग हत्या की बात कबूल करते हैं। उसके बाद में दोस्तों पुलिस जब डिटेल्स निकालती है तो यहाँ पर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। दरअसल ये जो NBFC का मैनेजर थिरुमाला राव था ये ना कि ऐश्वर्या से बात किया करता था, बल्कि ये ऐश्वर्या की माँ सुजाता से भी बात किया करता था। सुजाता जो कि पहले उसी NBFC में नौकरी किया करती थी, तो उसी समय सुजाता के इस मैनेजर के साथ में संबंध हो गए थे। लेकिन एक दिन सुजाता अपनी बेटी ऐश्वर्या को लेकर उस NBFC में जाती है। उसी दौरान थिरुमाला राव को ऐश्वर्या जो है पसंद आ जाती है। वो किसी तरीके से उसका नंबर लेता है और उससे बातचीत शुरू करता है। यानी एक अकेला मैनेजर जो था वो माँ और बेटी दोनों से प्रेम प्रसंग चला रहा था। और जब लोगों को ये बातें पता चलना शुरू हुई तो उसके बाद में सुजाता और ये थिरुमाला राव जो था इन लोगों ने ही मिलकर ऐश्वर्या की शादी कराई थी, ताकि किसी को शक ना हो, और अगर किसी से शादी हो जाएगी तो उसकी प्रॉपर्टी भी तुम्हारा हक हो जाएगा, उसका हम लोग कत्ल कर देंगे और बाद में उसकी प्रॉपर्टी भी तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए इन लोगों ने सुपारी दी और सुपारी के तौर पर नागेश, राजू और परशुराम इन 3 व्यक्ति को 2 लाख रुपए दिए और उसके बाद में इस तेजेश्वर की हत्या कराई। बहरहाल दोस्तों इस पूरी कहानी में आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक माँ और बेटी एक ही व्यक्ति के साथ में शारीरिक संबंध बनाते थे और उन्होंने ही अपने दामाद की हत्या की सुपारी दे दी। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले में अभी और भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और भी सबूत जुटाए जा रहे हैं। मामला कोर्ट में पहुंचेगा और उसके बाद में इन लोगों को सज़ा दी जाएगी। आप लोग इस कहानी के बारे में जो भी सोचें अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताएगा। मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।